अपनी कार की बजाय बस से ऑफिस जाने पर आज मयूर को नया ही अनुभव प्राप्त हुआ। आज उसने जाना कि मिडिल क्लास के लोग किस तरह से हर रोज जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। बस में एक एक सीट पर 3-3 लोग बैठे हुए थे और कितने ही ऐसे भी थे जिनको बैठना नसीब भी नहीं हुआ था, और ऐसे लोग भीड़ में खड़े खड़े ही सफर कर रहे थे। उन सबके बीच एक लड़की भी खड़ी थी जिसे देखकर मयूर जैसे कहीं खो सा गया था। लड़की ने एक नज़र मयूर को देखा और दूसरी ओर देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। बचपन में दादी माँ से परियों की कहानी सुन सुनकर जो ख्वाब मयूर ने पाल रखे थे, ठीक वही ख्वाबों की परी थी वह अनजान लड़की। खैर, कुछ देर बाद मयूर का स्टॉप आ गया और वह नीचे उतर गया। उसके बाद एक ऑटो पकड़कर वह आसानी से ऑफिस भी पहुंच गया, मगर इस दौरान वह पसीने पसीने हो चुका था, क्योंकि जिसको हरदम एयर कंडीशन कमरों में रहने की आदत हो, वह आदमी कैसे गर्मी को और धक्का मुक्की से सफर कर सकता है। ऑफिस पहुंचते ही रिया ने उसकी हालत देखकर कहा, ओह माय गॉड, आप तो पूरी तरह से पस्त हो गए हैं, या लीजिए ठंडा पानी पीजिए। यह कहकर रिया ने मयूर की ओर गिलास बढ़ा दिया। रिया इसी ऑफिस में काम करती थी। मयूर ने हंसते हुए कहा, जो भी हो, मैं सर तो जीत ही गया हूँ रिया। मैंने आज बस से सफर करके दिखा ही दिया। अब याद रखना, शर्त के मुताबिक तुमको पार्टी देनी होगी। बिल्कुल सर, जरूर, रिया ने भी हंसते हुए जवाब दिया और फिर मन ही मन कहने लगी, पार्टी क्या, तुझे तो मैं अपना सब कुछ दे दूं, एक बार तुम मांग कर तो देखो। इसी तरह उन दोनों की बातों के बीच अन्य लोग भी शामिल हो गए। वैसे मयूर वह खड़ूस बॉस नहीं था जो अक्सर फिल्मों या सीरियल में दिखाया जाता है। वह हर कर्मचारी से अच्छे से पेश आने वाला आदमी था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। शायद इसलिए ही हर एक बंदा जी जान से अपनी ड्यूटी निभाता था और कंपनी को अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता था। इसी का नतीजा था कि कंपनी आज शहर की टॉप कंपनियों में गिनी जाती थी। अगले दिन मयूर के ऑफिस में जॉब के लिए इंटरव्यू देने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। पिछले कई घंटों से मयूर इस काम में उलझा था। इस बीच उसके सामने नौकरी के लिए वही बस वाली लड़की खड़ी थी। उसे एकदम से अपने सामने देखकर मयूर चौंक सा गया। लड़की भी हैरान थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ बस से सफर करने वाला आदमी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक भी हो सकता है। शीघ्र ही दोनों ने खुद को संभाला। मयूर ने उसका नाम पूछा तो लड़की ने कांपती सी आवाज में कहा, सर, मेरा नाम दीप्ति है, दीप्ति चौहान। दीप्ति से आज केवल दूसरी बार मिल रहा था मयूर, मगर फिर भी ना जाने क्यों वह उससे कुछ खास जुड़ाव सा महसूस कर रहा था। उसने पहली नज़र के प्यार के बारे में बहुत सुना था। क्या यह सब पहली नज़र का प्यार ही है? ऐसे अनेकों सवाल मयूर के दिल में हलचल मचा रहे थे। मयूर ने उसके सब सर्टिफिकेट्स देखे और उसे नौकरी पर रख लिया। दीप्ति को नौकरी पर रख के मयूर ने बहुत अच्छा किया था। इस बात का पता कुछ ही दिन में उसे चल चुका था। वह पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करती थी। कुछ दिनों में ही वह सबकी चहेती बन गई थी। मयूर सबके सामने उसकी कई बार तारीफ कर चुका था, मगर दीप्ति की यह तरक्की किसी को बुरी तरह से खटकने लगी थी। जलन का एक तेज ज्वार सा उसके तन बदन को सुलगा रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वह हड़बड़ा रही थी। शराफत का ढोंग करके मयूर तक पहुंचना चाहती है कमीनी, मगर मेरे रहते यह सब हरगिज नहीं होगा। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगी, मैं नहीं फिरने दूंगी। चिल्लाते हुए उसने मेज को उलट दिया, जिससे उस पर रखा फूलदान गिरकर चूर चूर हो गया। यह सब करने वाली रिया थी, जो इस समय अपने घर पर मौजूद थी। दीप्ति के बढ़ते प्रभाव ने उसे विचलित करके रख दिया था। वह कल की छोकरी मेरी जगह लेगी, माय फुट। यह कहते हुए उसने गुस्से में आकर जमीन पर बिखरे फूलों को पैरों से मसल दिया। क्या हुआ बेटी, यह शोर कैसा था? यह कहते हुए उसकी माँ अंदर कमरे से आई और उस समय रिया की आंखें बता रही थी कि वह दीप्ति के साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। लगभग 1 महीने में ही दीप्ति ने मयूर को अपना दीवाना बना डाला था। आंखों आंखों में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। मयूर को लगने लगा था कि उसे जिसकी तलाश थी वह दीप्ति के अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। उसके जन्मदिन पर महंगा गिफ्ट लेकर जब वह उसके घर गया
तो जो खुशी उस दिन उसने दीप्ति के चेहरे पर देखी थी उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। उस पल अपनी साधारण से घर में मयूर के आने पर वह खुद को शर्मिंदा सा भी महसूस कर रही थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई दूसरा नहीं था। मयूर ने उसकी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कुछ देर रुकने के बाद ही वहाँ से वापस लौटा, मगर जब तक वहाँ रहा उसकी नज़रें सिर्फ दीप्ति को ही देखती रही। उसकी बूढ़ी माँ ने बताया कि तब वह बहुत छोटी थी जब उसके पिता का निधन हुआ। बहुत कष्टों से उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज वह अपने कदमों पर खड़ी होकर अपने सपनों को साकार कर रही है, जिसके लिए मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है। जब दीप्ति उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई तो उसका दिल चाह रहा था कि मयूर कुछ पल और वहाँ रुक जाए। वह एक अलग बात है कि वह जुबान से कुछ भी कह न सकी, मगर उसकी नज़रों में बसे प्यार को मयूर बखूबी पहचान गया था। जिस पल वह मयूर के साथ बाहर गई थी, ठीक उसी समय दीप्ति की माँ घर के एक कबाड़ खाने जैसे कमरे में किसी पर चिल्ला रही थी, सब्र रख, अभी सही वक्त नहीं आया है। चुप रहने में भी कभी कभी फायदा रहता है। उस समय अजीब सी कुर्राहट भी सुनाई दे रही थी और अभी तक सामान्य सी नजर आने वाली बुढ़िया एकदम से ही रहस्यमय नजर आने लगी थी। उसके समझाने से भी जब कुर्राहट कम नहीं हुई तो उसने गुस्से में आकर भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय दीप्ति वहां पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, उसने सफाई दी। दरअसल मैं यह कमरा खोल कर देख रही थी कि कितना कबाड़ जमा हो गया है। जब कबाड़ी इधर से गुजरेगा तो कुछ कबाड़ उसे दे दूंगी। दीप्ति से साफ झूठ बोल गई वह, जिसको पकड़ पाना दीप्ति के लिए इस समय संभव नहीं था, क्योंकि उसके सामने अपनी माँ पर शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में काम करते हुए मयूर ने देखा कि काफी देर बीत जाने पर भी रिया आज ऑफिस नहीं आई थी। उसने उसे फोन किया तो पता चला कि कल शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनते ही वह अपनी कार में सवार होकर रिया से मिलने चल पड़ा। रिया घर पर ही थी। जब मयूर उसके सामने पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यह सब क्या था रिया? वह झुंझला उठा। तुमने झूठ क्यों बोला? उसके गुस्से का रिया पर कोई असर नहीं दिखा, उल्टे मुस्कुरा उठी। वह और बोली, देखना चाहती थी सर कि आपको मेरी कितनी परवाह है। यह कैसा बचपना है रिया? तुम जानती हो कि मेरा एक एक पल कितना कीमती है। कुछ रिश्ते भी बहुत कीमती होते हैं सर, जैसे आपका और मेरा रिश्ता। यह कहते हुए वह मयूर के बिल्कुल पास आ गई। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सर, आप मेरे हीरो हो और मैं नहीं देख सकती कि मेरे हीरो की ज़िंदगी में कोई दूसरी हीरोइन आए, क्योंकि आपकी हीरोइन बस मैं हूँ। आई लव यू सर। उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनता हुआ मयूर हैरान रह गया कि आज उसे क्या हो गया है। देखो रिया, यह सच है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन ये प्यार व्यार के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। अब मैं जा रहा हूँ। रिया उसके सामने अड़ गई। उस दीप्ति में ऐसा क्या है सर जो आप मुझे यूं इग्नोर कर रहे हैं? मेरी बरसों की मेहनत और आपसे दोस्ती, क्या यह सब कोई मायने नहीं रखती आपके लिए? दीप्ति का नाम सुनते ही एक पल के लिए वह चुप रह गया, मगर अगले ही पल कहा, देखो रिया, दीप्ति भी तुम्हारी तरह एक मेहनती लड़की है। वह अच्छा काम कर रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यह बात कहते समय उसने रिया से नज़र नहीं मिलाई थी। रिया समझ चुकी थी कि मयूर झूठ बोल रहा है। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया। रिया की आंखों में आंसू थे। काश तू हमारे बीच ना आई होती दीप्ति। आंसू सूखने पर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था। मैं तुमको खुद से दूर नहीं देख सकती मयूर। तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। रात का घनघोर सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। दीप्ति गहरी नींद में सोई हुई थी। अभी उसे सोए हुए थोड़ा ही समय बीता था कि उसे अपनी सांस घूटती हुई महसूस होने लगी। उसने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोली और उसी समय चीख पड़ी, क्योंकि उसके बिस्तर के पास ही थोड़ी दूर पर उसे लंबे लंबे नाखूनों वाले 2 हाथ दिखाई दिए। पीली आंखों वाले काले साए के हाथ थे वे। दहशत में डूबी हुई दीप्ति जब तक कुछ समझ पाती, उस डरावने साए ने उसे दबोच लिया और अपने तेज नाखूनों से उसके चेहरे पर वार किया। उसके घिनौने इरादे जानकर सूखे पत्ते से कांप उठी दीप्ति। उसका दिमाग
डर से जैसे गूंज पड़ गया था। उसे अपने सिर पर मौत नाचते हुए दिखाई दे रही थी। डर से उसकी आंखें जैसे फट पड़ी थी और फिर वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस पर जानलेवा हमला करने वाला कौन था, रिया या फिर कोई और क्या दीप्ति उससे बच पाएगी? ऐसे ही अनेक सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। हैरानी वाली बात तो यह थी कि वह पीली आंखों वाला डरावना साया किसी जीवित इंसान का तो हरगिज नहीं था, क्योंकि उसका जिस्म जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में ही तैर रहा था। दीप्ति के बाएं गाल पर उसके नुकीले नाखून खून की लकीरें बना गए थे और डर से कांपते हुए बार बार बस बचाओ बचाओ वह चिल्ला रही थी। वह साया भी उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले पल उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी खूनी जबड़ों को यूं फैलाया जैसे वह दीप्ति को जिंदा ही चबा जाएगा। बचने के लिए बाहर भागती हुई दीप्ति को उस समय जोरदार झटका लगा। जब दरवाजा भी नहीं खुला, उसकी लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था और मौत का वह साया गुर्राते हुए लगातार दीप्ति की ओर बढ़ रहा था। जब दीप्ति की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, मगर इससे पहले कि मौत उस पर झपट पड़ती, भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी दीप्ति की बूढ़ी मां दर्शना, जिसके आंखों से जैसे ज्वाला फूट रही थी। उस समय दहाड़ी वह, दुष्ट आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर मेरी ही बेटी को मारने चली है, अब इस दुष्ट आत्मा का मजा भी चख। यह कहने के साथ ही दर्शना ने तेजी से कुछ मंत्र बोले और उस दुष्ट आत्मा पर जैसे मुट्ठी में भरकर कुछ उछाल मारा। इस क्रिया से वह रहस्यमय आत्मा जैसे तिलमिला उठी और जोर से चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गई। रोती हुई दीप्ति अपनी मां के सीने से जा लिपटी। कुछ देर बाद जब दीप्ति का भय कुछ कम हुआ तो उसकी जगह कई सवालों ने ले ली, क्योंकि आज उसने अपनी आंखों से अपनी मां का नया ही रूप देखा था। वो मां जो दूसरों के जैसे ही एक साधारण सी औरत दिखाई देती थी, तो फिर आज उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां कहां से आई कि उसने मिनटों में ही एक दुष्ट आत्मा को मार भगाया। अब बीती हुई वह घटना भी उसके दिलो दिमाग में घूम गई। जब मयूर उससे मिलने घर आया था, तब भी उसने कुछ अजीब सा महसूस किया था और अपनी माँ को उस कमरे के सामने खड़े होकर किसी से बातें करते भी सुना था, जबकि उस कमरे में सिवाय कबाड़ के और कुछ नहीं था। उस समय इन सब को दीप्ति ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, मगर आज घटी इस भयानक घटना ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए उसने इस बारे में खुलकर माँ से बात करने का फैसला किया और वह यही सब सोचते हुए माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में जैसे तूफान से मचल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। कुछ सोचते हुए कहा उसने, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ माँ। दर्शना ने लापरवाही से देखते हुए कहा, कहो क्या बात है। दोबारा कुछ कहने के लिए जो ही उसने अपना मुंह खोला ही था कि ठीक तभी डोरबेल बजी। दीप्ति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने मयूर खड़ा था। उसे एकदम सामने देखकर एक पल तो वह हैरान रह गई कि अचानक से वह यहाँ कैसे और क्यों आया है, और फिर रोते हुए उसके सीने से जा लगी। यह सब कैसे हुआ दीप्ति? मयूर ने उसे संतावना देते हुए पूछा। यह सवाल जाकर करो उस रिया से जो मेरी बेटी को जान से मारना चाहती थी। यह आवाज थी दर्शना की, जो ठीक उनके पीछे आ खड़ी हुई थी। दीप्ति एकदम से मयूर से अलग हो गई। फिर से बोली उसकी माँ। यह सोचकर हैरान होना दीप्ति कि मयूर को यह सब किसने बताया। मैंने बताया, तुम्हारे फोन से उसे सब कुछ बताने वाली मैं हूँ, तभी यह यहाँ तुमसे मिलने आया है। हड़बड़ा गया मयूर। यकीन नहीं हो रहा कि रिया इस हद तक भी गिर सकती है। बहुत पुरानी कहावत तो मत भूलो बेटा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। रिया भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर देखने वाली बात यह है कि अब तुम क्या करते हो। बुढ़िया ने इतना कहते हुए मयूर की ओर देखा कि वह क्या कहता है। गुस्से से दांत भींचकर गुर्राते हुए कहा मयूर ने, रिया को अपने किए की कीमत चुकानी ही होगी। मैं आज ही उसे नौकरी से निकाल कर दफा कर दूंगा और वार्न भी कर दूंगा कि आज के बाद अगर उसने दीप्ति की तरफ टेढ़ी नजर भी डाली तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा बुढ़िया ने। हाँ, यही ठीक रहेगा उसके लिए भी, वरना और भी रास्ते हैं फिर उसको सबक सिखाने के। मयूर उसके इस कथन को ज्यादा कुछ नहीं समझ सकता था।
मगर दीप्ति बखूबी अंदाजा लगा सकती थी कि वह किन रास्तों के बारे में इशारा कर रही है। उसके सामने अपनी माँ का वह रहस्यमय किरदार आ चुका था जिसके बारे में उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसे अब अपनी ही माँ से थोड़ा डर भी महसूस होने लगा था। मुझ पर लगाए गए सभी इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है सर, चिल्लाने लगी रिया। मैंने दीप्ति पर कोई हमला नहीं करवाया है, सब झूठ है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। ये सच है कि मैं उससे जलती थी, उस पर गुस्सा भी बहुत था, मगर मैं इस हद तक कभी नहीं गिर सकती कि उसे जान से भी मरवाने की कोशिश करने लगूं, और वह भी तंत्र मंत्र के जरिए किसी दुष्ट आत्मा द्वारा। बस सब बकवास है ये सब। मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, मगर उसकी कोई दलील और सफाई नहीं है। उसकी बात को बीच में काटते हुए गुर्राया मयूर। इतने सालों से काम किया, इसीलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, सिर्फ नौकरी से निकाल रहा हूँ। हाँ, मगर आइंदा, यह कहकर उससे आगे की बात उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और फिर आंखों से आंसू बहाती हुई रिया वहां से चली गई। मगर इस घटना ने मयूर को भी अच्छा खासा दुखी कर डाला था। उससे अगले दिन ही रिया घर पर अकेली उदास बैठी हुई थी। कितना चाहती थी वह मयूर को, मगर सब कुछ खत्म हो गया। वह सिर पकड़कर बैठ गई। क्या सोचा था और क्या हो गया, उफ। ठीक उसी पल उसके पीछे एक काला धुआं सा उठा और धीरे धीरे एक शैतानी आकृति से बन गई। उसने रिया के जिस्म में प्रवेश किया। एक पल उसे झटका सा लगा, मगर अगले ही पल वह एक झटके से उठ गई। चेहरा लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कुछ हैवानियत से सवार हो गई थी। गुर्राते हुए उसने अपने सिर को दीवार से दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके माथे से लहू की धारा बह चली। एक पल को उसके कदम लड़खड़ाए, मगर फिर उसने अपने गले से दुपट्टा उतारा और छत पर लगे पंखे को घूरने लगी। चेहरे पर खौफनाक इरादे साफ झलक रहे थे। उसी रात को लगभग 1 बजे दीप्ति अपने बिस्तर से चुपचाप उठी। उसने अपनी माँ के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो वह अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी। आज दीप्ति सब कुछ जान लेना चाहती थी। दिन पर दिन उसे और भी ज़्यादा रहस्यमय लग रही थी उसकी माँ, इसलिए आज रात उसने उन पर निगरानी रखने का फैसला किया था। अब उसके पैर उस दिशा में उठ गए जहाँ वह बंद कमरा मौजूद था जिसमें कबाड़ भरा हुआ था। ज्यों-ज्यों उसके कदम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, एक अनजान सा खौफ उस पर हावी होता जा रहा था। दिल धक धक करता साफ महसूस हो रहा था। वह देखना चाहती थी कि उस कमरे में क्या है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसके भीतर सिर्फ कबाड़ भरा है। मगर अब दीप्ति उस पर यकीन नहीं कर सकती थी। ताला हरदम उस पर लटका रहता था। उसकी चाबी शाम को ही उसने चुपचाप अपने पास रख ली थी। कमरे के पास पहुंचने पर उसके कानों में कुछ गुर्राहट सी महसूस हुई। उसने डरते डरते दरवाजे से अपना एक कान लगा दिया। उसे ध्यान से सुनने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई है जो गुर्रा रहा है। डर की एक लहर सी उसके तन बदन से गुजर गई। उसके दिलो दिमाग ने कहा, भाग यहाँ से और वापस अपने कमरे में लौट जा। मगर कुछ जानने की इच्छा भी उसके भीतर प्रबल होती जा रही थी। अजीब सी कसमकस में फंसी दीप्ति ने अचानक से वह ताला खोल ही लिया और कांपते हाथों से दरवाजे को पीछे से धकेल दिया। ऐसा करते समय एक तेज दुर्गंध का झोंका सा उसे अपनी सांसों में घोलता हुआ महसूस हुआ। अंदर बिल्कुल धूप अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी दीप्ति को अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। कमरे के भीतर कोई हिंसक शैतान जैसा मौजूद था और उसकी लाल अंगारों से जलती आंखें दरवाजे की तरफ ही उठी हुई थी। लग रहा था जैसे वह दरवाज़ा खुलने का ही इंतजार कर रहा था। दरवाजे के खुलते ही उसकी गुर्राहट और ज़्यादा तेज हो गई। यह भयंकर नज़ारा देखकर दीप्ति के मुंह से चीख निकल गई थी और वह कदम पीछे खींचने लगी थी। अब वह रहस्यमय डरावना शैतान भी उसी की तरफ बढ़ने लगा था, जैसे वह उस पर झपटना चाह रहा हो। और अचानक ही उसने हवा में बहुत लंबी छलांग लगाई। डर के मारे दीप्ति जमीन पर गिर पड़ी। वह थर थर काँप रही थी और पछता रही थी कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर डाली है। मगर अब तो वह मुसीबत में फंस ही चुकी थी। कुछ पल बाद ही वह उस हिंसक डरावने और रहस्यमय शैतान के पंजों में दबी हुई थी और डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। अब लग रहा था जैसे आसानी से वह मौत के आगोश में समा जाएगी। मगर उसी क्षण
वह डरावना शैतान चिल्लाता हुआ हवा में उछलकर दीप्ति से दूर जा गिरा। अब उसकी कुर्राहटें भी बंद हो गई थी और धीरे धीरे एक दूसरा ही साया आगे बढ़ता हुआ बेहोश हो चुकी दीप्ति के पास जा खड़ा हुआ। वह साया उस रहस्यमय और खतरनाक बुढ़िया दर्शना का था। इस वक्त वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी और हड़बड़ा रही थी। आखिर कब तक छुपा सकती हूँ मैं अपना सच? लगता है यह लड़की मेरा सच जानकर ही दम लेगी। उधर रिया ने पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की थी और इसमें वह कामयाब भी हो गई होती अगर सही वक्त पर वहाँ उसकी माँ नहीं आ गई होती। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। लग रहा था जैसे वह किसी और के वशीभूत होकर यह सब कुछ कर रही है। उसके परिजन इस घटना से सदमे में थे और अब इस मामले को सीधे सीधे मयूर से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि सभी का मानना यही था कि मयूर द्वारा उसका दिल तोड़ना और उसे नौकरी से निकाल देना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए शायद उसने जान लेने की कोशिश की है। इसलिए रिया की माँ ने गुस्से में आकर मयूर को फ़ोन पर काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। कुछ दिन पहले तक जो 3 जिंदगियां मज़े से दिन गुजार रही थी, आज उनके जीवन में एकदम से जैसे भूचाल आ गया था। और उसका जिम्मेदार कौन था? शायद यही सवाल उन तीनों के दिलो दिमाग पर इस समय छाया हुआ था। दीप्ति इस विषय में थोड़ा बहुत जान चुकी थी, मगर इससे आगे भी बहुत कुछ ऐसा था जो वह जानना चाहती थी। उस पर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। उसके दिमाग में चल रहे सवालों की आंधी को उसकी माँ दर्शना भी भाप चुकी थी। इसलिए अब उसने सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। इसलिए उसने स्पष्ट कहा, आज जो भी रिया के साथ हो रहा है वह सब मेरा ही किया धरा है। उसके साथ जो भयानक घटनाएं घट रही है उसके पीछे काला जादू है जो मैंने ही किया है। यह सुनकर दीप्ति चौंक पड़ी। मगर क्यों किया आपने ऐसा? लापरवाही भरे अंदाज में बोली वह। इसके पीछे 2 वजह थी। पहले यह कि वह तुम्हारे और मयूर के बीच दीवार बनकर खड़ी थी और दूसरी वजह थी इंतकाम, बदला। पहली वजह पर दीप्ति को कुछ खास ताज्जुब नहीं हुआ, मगर दूसरी वजह सुन वह चौंक पड़ी थी और वह पूछ बैठी थी, कैसा इंतकाम? रिया से हमारी क्या दुश्मनी है? कुछ समय पहले तो हम उसे जानते तक नहीं थे, फिर उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या होगा? रहस्यमयी बुढ़िया ने उसे एक नज़र देखा और लंबी सांस लेकर बताना शुरू किया। कहानी आज से नहीं बल्कि आज से 20 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी, जब तुम्हारे पिताजी जतीन चौहान वर्मा इंडस्ट्रीज में मैनेजर के पद पर थे। उस समय तुम बहुत छोटी थी। जो सुख सुविधा पाने की ख्वाहिश हर कोई इंसान रखता था, वह हर सुख सुविधा उस समय हम भोग रहे थे। और मेरे लिए तो यह सब कुछ सपने के जैसा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी से शादी से पहले जो जिंदगी जी थी वह गरीबी और कष्टों से भरी थी। दरअसल मैं बंगाल के एक गरीब परिवार से थी, जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। मगर मेरे पक्ष में एक ही बात सकारात्मक थी, और वह यह थी मेरी सुंदरता। वह सुंदरता जिस पर बड़े बड़े फिदा हो जाते हैं। और उसी सुंदरता पर मोहित होकर तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी की। दरअसल वे कंपनी के किसी काम से एक बार बंगाल गए थे। वहीं पर उनकी और मेरी मुलाकात हुई थी और उसी दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं उसके बाद उनसे शादी करके यहाँ इस शहर में आ बसी। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वर्मा इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसका दोष तुम्हारे पिताजी पर मढ़ा गया और कंपनी के मालिक रंजीत वर्मा ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर उनकी किसी ने एक नहीं सुनी। पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा और इसी दौरान एक दिन मुझे यह खबर मिली कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। यह सुनकर जैसे मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। मेरा सब कुछ लुट गया था। उसके बाद मुझे तुम्हारे पिताजी के किसी बहुत ख़ास दोस्त ने, जो उनके साथ ही नौकरी करते थे, उसने बताया कि जो दोष जतीन पर लगाया गया है उसका असली दोषी कर्मवीर सक्सेना है। मगर मैं अकेली औरत इस पर कर भी क्या सकती थी। फिर भी मैंने वह सब जाकर पुलिस को बताया, मगर बार बार धक्के खाने के बाद भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद तुम्हारे नाना और नानी ने हमें वापस अपने पास बंगाल बुला लिया। वह बंगाल जो काले जादू का गढ़ कहा जाता है। वहाँ रहकर
मैंने तुम्हारी नानी से काला जादू सीखा जिसमें वह बहुत ज़्यादा माहिर थी। पहले भी बहुत बार वह मुझे वह सब कुछ सिखाने की कोशिश करती रही थी, मगर मैंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, इनसे दूर ही रखो। मगर इस बार अलग ही माहौल था। मुझे तुम्हारे पिताजी के गुनहगारों से बदला लेना था और इसके लिए काले जादू से बड़ा हथियार दूसरा नहीं हो सकता था मेरे लिए। इसलिए मैंने बहुत ही लगन से वह सब सीखना शुरू किया जो कुछ तुम्हारी नानी जानती थी। मुझे सिखाते हुए उनके चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना थी कि उनके इस हुनर को उनकी औलाद भी सीखे। उसके बाद बहुत वर्षों तक मैं वहीं पर रही, मगर जब तुम्हारे नाना और नानी का स्वर्गवास हो गया तब मैं फिर से वापस इस शहर में आ बसी, क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा के गुनहगारों को सजा जो देनी थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने उस कर्मवीर सक्सेना को अपनी शैतानी शक्तियों से मारा जो वर्मा इंडस्ट्रीज से हुए लाखों करोड़ों के घोटाले का असली जिम्मेदार था। और उसके बाद बारी थी वर्मा इंडस्ट्रीज के मालिक रंजीत वर्मा की। उन्हें भी बड़े भयंकर तरीके से मारा गया। चूँकि दोनों हत्याएं कालो जादू से हुई थी, इसलिए मुझ तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन ही था। और वैसे भी इतने सालों बाद मुझ पर वैसे भी कोई शक क्यों करता। काफ़ी देर से इस कहानी को सुनते ही दीप्ति की आंखें गीली हो गई, मगर जैसे खुद पर काबू करते हुए पहली बार बोली, इन सभी बातों से साबित हो चुका है कि आप अपने गुनहगारों को सजा दे चुकी हैं और पापा के साथ जो कुछ गलत हुआ उसके किए की सजा उन लोगों को मिल चुकी है। मगर यह समझ नहीं आया कि आप रिया से बदले की बात क्यों कर रही है, जबकि इस कहानी से कुछ भी ऐसा साबित नहीं हुआ कि इससे रिया का कुछ भी लेना देना हो। लेना देना है बच्ची, बिल्कुल है, क्योंकि रिया कर्मवीर सक्सेना की ही बेटी है और उसका पूरा नाम है रिया सक्सेना। इस नए खुलासे ने दीप्ति को हैरान कर दिया। उसका मुंह खुला रह गया था। जब वह थोड़ी सामान्य हुई तब उसने फिर से एक सवाल पूछा, रिया को मुझ पर हमला करवाने की दोषी ठहराकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर इतना सब कुछ जानने के बाद अब मुझे शक हो रहा है कि मुझ पर जानलेवा हमला आपने ही करवाया था, रिया ने नहीं। क्या आप बता सकती हैं वह हमला भी मैंने ही करवाया था, रिया ने नहीं करवाया था, क्योंकि रिया तुम्हारे और मयूर के प्यार से बहुत जलती थी और तुम पर हमले का मतलब सीधा शक उसी पर जाता। इसलिए मैंने ही तुम पर हमला करवाया और फिर खुद ही बचाया भी, जिसका नतीजा यह रहा कि उसकी नौकरी तो गई ही, साथ ही साथ वह मयूर की नज़रों से भी गिर गई। बताते हुए एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी। और इन नए नए खुलासों ने दीप्ति को हिलाकर रख दिया था। उसकी इस हालत को देखकर कहा बुढ़िया ने, इतनी ज़्यादा हैरान मत हो बेटी, तुझे सबसे बड़ा झटका लगना तो अभी बाकी है। सबसे बड़ा एक ऐसा खुलासा जो तुझे हिलाकर रख देगा। दीप्ति की माँ कौन सी खुलासे की बात कर रही थी? वह खुलासा जो उसकी माँ ने बरसों पहले रचा था, या वह ऐसी कोई बात बताने वाली है मयूर से रिलेटेड? आखिर कौन से 3 ऐसी जान थे जो पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और अब बहुत मुश्किल में आ गए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। और क्या दीप्ति की माँ रिया को जान से मार देगी या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देगी? अपना बदला का अंत वो कहाँ करती है? यह सब सुनने के लिए, यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के दूसरे पार्ट को जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का दूसरा पार्ट आप तभी सुन सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से सभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे से आने वाले जितने भी एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सको।